नमस्कार दोस्तों, इस लेक्चर में हम चार्टर एक्ट 1833 के बारे में पढ़ेंगे। हम इससे पहले 3 एक्ट पढ़ चुके हैं, 1773 का एक्ट और 1784 का एक्ट और 1813 का एक्ट। तो ये आप लेक्चर देख सकते हो। आज पढ़ेंगे हम 1833 का। तो ये एक्ट था, ये क्या था? दिस एक्ट वाज फाइनल स्टेप टूवर्ड्स सेंट्रलाइजेशन इन इंडिया। ये फाइनल स्टेप था सेंट्रलाइजेशन के टूवर्ड ब्रिटिश इंडिया में। मतलब जब सेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या है? केंद्रीकरण। केंद्रीकरण का मतलब है कि सारी पावर एक ही जगह होगी। मान लो एक ही आदमी के पास होगी या एक ही गवर्नमेंट के पास होगी, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, और वही लॉ बनाएगी पूरे इंडिया में। तो ये सेंट्रलाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट कब किया था? 1773 के एक्ट से स्टार्ट किया था। और ये सेंट्रलाइजेशन का फाइनल स्टेप था कि इस अपेक्स पे आ गया था सेंट्रलाइजेशन, कि इससे ज़्यादा मतलब पूरी अपनी अपेक्स पावर पे, कि सेंट्रलाइजेशन अब बहुत ज़्यादा सेंट्रलाइजेशन हो गया था यहाँ पे आके। नेक्स्ट क्या था? इसके फीचर्स क्या थे 1833 के? इसके फीचर थे, जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था उसको बना दिया गया था गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। याद कीजिए, 1773 के एक्ट में क्या था कि गवर्नर ऑफ बंगाल हुआ करता था इससे पहले, और 1773 के एक्ट में बना दिया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। और गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल पहला कौन था? वॉरेन हास्टिंग। ये 1773 के एक्ट में बनाया, लेकिन अब गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया गया। मतलब इसके इसके जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल है, इसको सारी पावर दे दी सिविल और मिलिट्री की पूरे इंडिया पे। जो भी ब्रिटिश टेरिटरी है इंडिया में जितनी भी ब्रिटिश की टेरिटरी है, जितना भी एरिया उन्होंने कवर कर रखा है और जिस पे रूल करते हैं, सारा गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ही उस पर लॉ बनाएगा। अथॉरिटी बना दी गई। और इस तरह से जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्रिएट की गई फॉर द फर्स्ट टाइम, मतलब पूरी इंडिया के लिए गवर्नमेंट क्रिएट की गई गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना के पूरे इंडिया के लिए अब ये लॉ बनाएगी जहाँ पे ब्रिटिश टेरिटरी है। नेक्स्ट क्या था इसमें कि लॉर्ड विलियम बेंटिंग को फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनाया गया। ये याद रखना, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन था? विलियम बेंटिंग, लॉर्ड विलियम बेंटिंग। और नेक्स्ट प्रोविज़न क्या है इसमें? नेक्स्ट था कि इट डिप्राइव्ड द गवर्नर ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास फॉर देयर लेजिस्लेटिव पावर। मतलब जो गवर्नर थे बंगाल, उसके बॉम्बे और मद्रास के, जो मद्रास और बॉम्बे के कहाँ पे थे आपके? जैसे ये इंडिया है, ये यहाँ पे बंगाल, ये बॉम्बे, ये आपका मद्रास। यहाँ के जो बॉम्बे और मद्रास के जो गवर्नर थे, वो उनको लेजिस्लेशन बनाने का कोई अधिकार नहीं था। अब वो लॉ नहीं बना सकते थे। मतलब वो डिप्राइव का मतलब है वंचित कर दिए लेजिस्लेटिव पावर से, कि लॉ नहीं बना सकेंगे, अब कानून नहीं बना सकेंगे। कानून अब बनाएगा गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया पूरे कंट्री के लिए। और नेक्स्ट प्रोविज़न क्या थी इसमें? जो गवर्नर जो जनरल ऑफ इंडिया थी, मतलब एक्सक्लूसिव लेजिस्लेटिव पावर दे दी गई उसे ब्रिटिश इंडिया के लिए। इंटायर ब्रिटिश इंडिया मतलब जितनी भी टेरिटरी एरिया घेर रखा है इंडिया में जिसने रूल करती है, एक्सक्लूसिव पावर का मतलब है ओनली एंड ओनली गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ही लॉ बनाएगा। लेजिस्लेटिव पावर दे दी गई उसको। और इससे पहले एक इंपॉर्टेंट चीज़ थी कि इससे पहले जो लॉ बनते थे, कानून बनते थे, उनको रेगुलेशन बोला जाता था। ब्रिटिश गवर्नमेंट उन्हें रेगुलेशन बोलती थी। लेकिन इस एक्ट के बाद, 1833 एक्ट के बाद, उन सारे रेगुलेशन को अब एक्ट बोला गया। सारे जो लॉ बनते थे, कानून बनते थे, एक्ट बोला गया, पहले रेगुलेशन बोला जाता था। और नेक्स्ट प्रोविज़न क्या थी? नेक्स्ट थी कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी की कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ थी, वो सारी इसने एंड कर दी, मतलब ख़त्म कर दी, कि अब कॉमर्शियल बॉडी नहीं है, मतलब व्यापार करने वाली संस्था नहीं है ईस्ट इंडिया कंपनी। अब क्या है? प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी रहेगी। मतलब एडमिनिस्ट्रेशन का काम संभालेगी, प्रशासन का काम संभालेगी, जो गवर्नमेंट का काम है वो गवर्नमेंट के काम को संभालेगी ईस्ट इंडिया कंपनी। ये इसमें प्रोविज़न किया गया। तो इस तरह से इसने क्या किया कि जो कंपनी की टेरिटरी थी, इंडिया में कंपनी की टेरिटरी थी, जो मजेस्टी है वहाँ पे, जो किंग है ब्रिटेन में, उसके मतलब एक तरह से उसके हेयर्स, उत्तराधिकारी की तरह, सक्सेसर की तरह ऐसे काम करेगी, उसके बिहाफ पे काम करेगी ये ईस्ट इंडिया कंपनी। मतलब कॉमर्शियल बॉडी उसकी ख़त्म कर दी, कॉमर्शियल बॉडी एज ए कॉमर्शियल बॉडी, और एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी की तरह काम करेगी प्योरली। ये याद रखना आपको। नेक्स्ट क्या प्रोविज़न थी इसमें? नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रोविज़न थी, जिसकी तैयारी आप कर रहे हो सिविल सर्विस की, यूपीएससी की। सबसे पहले सिविल सर्विसेज इंडिया के लिए, इंडियंस के लिए ओपन की गई, मतलब कोशिश की गई, अटेम्प्ट टू इंट्रोड्यूस ए सिस्टम ऑफ ओपन कंपटीशन फॉर सिलेक्शन ऑफ सिविल सर्वेंट। मतलब ये सिविल सर्विस की जो परीक्षा होती है आज भी, ये सबसे पहले 1833 के एक्ट में शुरू करने की कोशिश की गई, इंट्रोड्यूस करने की कोशिश की गई इस एक्ट ने। और कहा कि इंडियंस को भी डिवार्ड नहीं रखा जाएगा, होल्डिंग एनी प्लेस ऑफिस एम्प्लॉयमेंट अंडर कंपनी। मतलब कंपनी के किसी भी प्लेस पे, किसी भी ऑफिस में, किसी भी एम्प्लॉयमेंट में, किसी भी रोज़गार में उससे वंचित नहीं रखा जाएगा। इंडियंस को भी ये पोस्ट दी जाएंगी जो आपकी जो हायर पोस्ट होती हैं।
इसमें रखा गया प्रोविज़न। लेकिन जो कंपनी थी, कंपनी का कोर्ट ऑफ डायरेक्टर था, उसने अपोज किया और ये इंट्रोड्यूस नहीं हो पाया ओपन कंपटीशन। तो क्या है, जैसे पहले होता था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ही चूज करती थी कि कौन सिविल सर्वेंट किसको बनाया जाए, तो ये ब्रिटेन में होता था ये कंपटीशन, और ये इसके थ्रू चाह रहे थे कि इंडिया में भी कंपटीशन हो, इसका एग्ज़ाम हो। लेकिन ये हो नहीं पाया 1833 के एक्ट में, क्योंकि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ने अपोज किया उसे, मतलब उसको विरुद्ध वोट किया, नहीं कि हम नहीं चाहते कि यहाँ पे इंट्रोड्यूस हो। तो ये जाके इंट्रोड्यूस हुआ आगे जाके 1853 के एक्ट में। जो चार्टर एक्ट आया आपका, चार्टर एक्ट 1853 का एक्ट आया, उसमें जाके इंट्रोड्यूस हुआ। और इस एक्ट के क्या क्या प्रोविज़न थे, क्या और इम्पोर्टेंट प्रोविज़न थी, ये पढ़ेंगे हम अपने लेक्चर में, अगले लेक्चर में। तो तब तक के लिए इंतज़ार।